जिस तरह तुम आधे लिबास में लड़कों की भीड़ में नाच रही थी, मेरा नहीं ख्याल तुम गंवारी होगी। अब तुमने मेरी अमानत में खयानत की है हुरब। मैं आज से तुम्हें चेक करूंगा। लेकिन वो हकीकत नहीं जानता था कि वो छोटे कपड़े किस मजबूरी में पहनकर वो क्लब में डांस कर रही थी। आपको गलत फहमी हुई है। मैं आज भी पाक हूँ। चलो, तुम्हारी पाकीज़गी चेक कर लेते हैं। वो सुनसान सड़क पर गाड़ी ले गया और एक फार्म हाउस के बाहर जाकर गाड़ी रुकी। वो उसे बाजू से पकड़ता हुआ अपने फार्म हाउस के कमरे में ले गया। चलो, इस लिबास से भी खुद को आज़ाद कर दो। और जो उम्र से पहले ही तुमने अपनी धड़कनों को बेकाबू किया है, आज उन्हें मेरे सामने आया करो। वो रात भर अपना हक लेता, लेकिन सुबह देखा तो वो कई साल बाद पाकिस्तान वापस आया था। जैसे ही उसे खबर मिली कि उसकी मनकूहा अपने दोस्तों के साथ क्लब में मौजूद है, उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो गजबनाक अंदाज में हवेली से निकला और तेज रफ्तारी से गाड़ी दुराता हुआ उस तक पहुंचा। फौरन अपना चेहरा ढांपो, उसने धाड़ते हुए कहा। हुरफ खौफ से सिमट गई, जबकि उसके बिखरे हुए बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें बहराम खानजादा शदीद नागवारी से देख रहा था। बात नहीं माननी ना, उसने सख्त लहजे में कहा और गाड़ी का रुख एक सुनसान सड़क की तरफ मोड़ दिया। वट हुरब घबरा कर भी बहराम के तेवर नरम न पड़े। गाड़ी खामोश सड़क के किनारे रुकी तो फिजा में एक अजीब सी कशीदगी फैल गई और हुरब का दिल तेजी से धड़कने लगा। रात की तारीखी चारों तरफ अपने स्याह पर फैलाए हुए थी और मौसम बेहद खराब था। जोरदार आवाज में गरजते बादल हर कमजोर दिल में खौफ पैदा कर रहे थे, जबकि आसमान पर चमकती बिजली की तेज रोशनी जब खानजादा हवेली के बुलंदो बाला दरो दीवार पर पड़ती तो एक अजीब सा सहर तारी कर देती। मगर इस तूफानी रात में खानजादा हवेली की सबसे चंचल और लाडली बेटी हुरफ खानजादा अपने कमरे में नहीं बल्कि शहर के सबसे बड़े और मारूफ क्लब में मौजूद थी। वो अपनी यूनिवर्सिटी की सहेलियों के बहकावे में आकर किरण एक कजन की बर्थडे पार्टी के बहाने यहाँ चली आई थी। यहाँ का माहौल कानों को चीरता, मौसीकी का शोर और हर तरफ मौजूद अजनबी चेहरे देखकर उसका मासूम दिल अंदर ही अंदर सहम रहा था। वो बार बार अपने दुपट्टे को दुरुस्त करते हुए खुद को सिमटने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जबकि उसके खूबसूरत चेहरे पर खौफ और बेचैनी की परछाइयां वाज़िया तौर पर दिखाई दे रही थी। सही और गलत के दरमियान फर्क को शायद वो अपनी नादानी में कहीं पीछे छोड़ आई थी। तभी तो इस वक्त हवेली के महफूज चार दीवारी से दूर एक ऐसे नामहरम माहौल में खड़ी थी, जहां उसका दिल हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद बेचैन होता जा रहा था। इसी दौरान और खौफनाक रात में एक चमकती हुई ब्लैक लैंड क्रूजर इंतहाई तेज रफ्तारी से सड़क का सीना चीरती हुई खानजादा हवेली के मरकजी गेट पर आकर रुकी। गार्ड्स ने जैसे ही गाड़ी का नंबर देखा, उनके हाथ फौरन सैल्यूट के लिए आगे उठ गए। वो खानजादा हवेली का सबसे बड़ा चश्मो चिराग, रोबो जलाल और हैबत का दूसरा नाम बहराम खानजादा था। वो कई साल बाद लंदन से अपनी तालीम और बिजनेस के मामलात मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस लौटा था। उसका इरादा अपनी फैमिली को सरप्राइज देने का था, जबकि उस दुश्मन जान से मिलने के लिए तो वो बेहद बेताब था। वो रिश्ता जो बचपन में बांधा गया था, वक्त गुजरने के साथ उसके वजूद में और भी गहरा असर करता चला गया। ये ताल्लुक अब महज एक रिश्ता नहीं रहा था, बल्कि उसकी जिंदगी और वजूद का लाजमी हिस्सा बन चुका था। इतने वर्ष दूर रहने के बावजूद उसने अपनी मोहब्बत पर कभी आंच नहीं आने दी थी। गाड़ी से निकलकर जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा, दादी जान और घर के बाकी अफराद उसे देखकर खुशी से निहाल हो गए और उसे गले से लगा लिया। वो सबसे मिलते हुए हैरान भी था कि आखिर उसकी आमद की खबर उन्हें कैसे होगी। मगर अगले ही लम्हे हसाम का ख्याल आते ही उसने सर झटक दिया। वो शख्स कभी सुधरने वाला नहीं था। कुछ देर बाद सब लोग गुफ्तगू करते हुए लाउंज में बैठ चुके थे, मगर बहराम की उकाबी नजरें पूरे हाल में सिर्फ एक ही वजूद को तलाश कर रही थी, वो मासूम चेहरा जिसे देखते हुए उसे बरसों बीत चुके थे। जब उसने अपनी चच्ची से हुरब के बारे में पूछा, तो उन्होंने हिचकिचाते हुए बताया कि वो अपनी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई है और अभी तक वापस नहीं आई। ये सुनते ही बहराम के माथे पर तीन गहरे बल उभर आए। रात के इस पहर खानजादा की बेटी का हवेली से बाहर होना उसकी गैरत पर बुरी तरह गिरा गुजरा। उसने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपने मोबाइल पर हुरब की लाइव लोकेशन ट्रेस की।
जो उसने अपने भाई के कहने पर एक सिक्योरिटी ऐप के ज़रिए ऑन रखी हुई थी। जैसे ही स्क्रीन पर शहर के एक मशहूर क्लब का नाम और लोकेशन नुमाया हुई, बहराम खानज़ादा की आंखों में खून उतर आया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, जबकि मुठ्ठियां इस कदर भींच गईं कि नाखून हथेलियों के गोश्त में पेवस्त होने लगे। उसके चेहरे पर छाई गज़बनाकी ऐसी थी कि वहां मौजूद हर शख्स उसके तासुरात देखता रह गया। सब उससे कुछ पूछना चाहते थे, मगर उन्हें मौका दिए बगैर ही वो अगले लम्हे तूफानी रफ्तार से हवेली से बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठकर उसने ऐसी रश ड्राइविंग की कि सड़क पर चलने वाली दूसरी गाड़ियां साइड देने पर मजबूर हो गई। उसके अंदर भड़कती आग के शोले हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद दहक रहे थे। उसकी मनकूहा, उसकी हुरब एक क्लब में मौजूद थी। सिर्फ यही ख्याल उसे पागल करने के लिए काफी था। क्लब के बाहर पहुंचते ही उसने लंबे लंबे कदमों के साथ अंदर की जानिब पेशकदमी की। गार्ड्स में से किसी में भी उसे रोकने की हिम्मत न हुई, क्योंकि उसके चेहरे का जलाल किसी जलाद से कम नहीं लग रहा था। वो तेज कदम उठाता हुआ क्लब के मरकजी हाल में दाखिल हुआ, जहां रंग बिरंगी लाइट्स और म्यूजिक का शोर अपने उरूज पर था। दूसरी जानिब अपने दोस्तों के दरमियान खड़ी हुरब, जो मुसलसल घर वापस जाने की जिद कर रही थी, अचानक अपनी पुश्त पर एक फौलादी गिरफ्त महसूस करके चौंक उठी। बहराम ने दिल मिलाकर उसके नाजुक बाजू को अपने सख्त गिरफ्त में जकड़ लिया था, दर्द की शिद्दत से कराते हुए। जब हुरब मुड़ी तो सामने बहराम खानजादा को खड़ा पाकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो खौफ और हैरत से साकित रह गई, क्योंकि उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि लंदन में मौजूद वो शख्स आज अचानक उसके सामने इस तरह गैज़ो गजब की तस्वीर बना खड़ा होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहराम की गंभीर और दबी हुई खुराहट नुमा आवाज म्यूजिक के शोर को चीरती हुई हुरब के कानों तक पहुंची और उसके वजूद में सनसनी दौड़ा गई। खान, आप? वो लड़खड़ाती हुई सिर्फ इतना ही कह पाई थी कि बहराम ने गुस्से में उसका बाजू मजबूती से थाम लिया और उसे सबके सामने वहां से बाहर ले जाने लगा। हुरब की सहेलियां और इर्द गिर्द मौजूद लोग हैरत से ये मंजर देखते रह गए, मगर किसी में इतनी हिम्मत न थी कि उस जलाली मर्द के सामने आकर खड़ा हो जाता। हुरब रोते हुए अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहराम की गिरफ्त फुला दी थी। क्लब से बाहर आते ही उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और हुरब को अंदर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। गाड़ी के अंदर एक घुटनज़दा खामोशी छा गई। तुम इस जगह पर क्या कर रही थी, हुरब? उसकी बुलंद और गुस्से भरी आवाज पर हुरब की आंखें बेख्तियार नम हो गईं। उसका दुपट्टा सर से सिरक चुका था और खौफ उसके अंग अंग में उतरता जा रहा था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि बहराम लंदन से वापस आते ही सीधा यहाँ पहुंच गया था। वो भी कोई जवाब देने ही वाली थी कि अचानक बहराम की सख्त आवाज दोबारा गूंजी। अपना चेहरा ढांपो। फौरन सामने मौजूद पुलिस वैन और सड़क की सूरत हाल पर नजर रखते हुए गुस्से और बेचैनी में बोला। बारिश तेजी से बरस रही थी और विंड स्क्रीन पर बूंदों की मुसलसल जरबें पड़ रही थी, जबकि गाड़ी खतरनाक रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। हुरब के लंबे रेशमी बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे और बहराम की नजरें उन पर जमती जा रही थीं। अपनी मनकूहा को इस माहौल और हालत में देखकर उसका सब जवाब दे रहा था। बारिश तेजी से बरस रही थी और विंड स्क्रीन पर बूंदों की मुसलसल जरबें पड़ रही थी, जबकि गाड़ी खतरनाक रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। हुरब के लंबे रेशमी बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे और बहराम की नजरें उन पर जमती जा रही थी। अपनी मनकूहा को इस माहौल और हालत में देखकर उसका जब जवाब दे रहा था। हुरब खौफ और घबराहट के बायस उसकी बातों को पूरी तरह समझ भी नहीं पा रही थी, जबकि बहराम उसकी खामोशी को जिद समझ रहा था। कुछ ही देर बाद उसने गाड़ी एक सुनसान सड़क के किनारे रोक दी। अचानक लगने वाले ब्रेक से हुरब बुरी तरह चौंक उठी। उसकी आंखों में खौफ और हैरत वासिया थी। वो कुछ कहना चाहती थी, अपनी सफाई देना चाहती थी, मगर दोनों के दरमियान फैला गुस्सा, गलतफहमी और कशीदगी हर लफ्ज को निगल रही थी। बहराम का चेहरा सख्त था, जबकि हुरब की सिसकियां खामोश रात और मूसलाधार बारिश के शोर में भी साफ सुनाई दे रही थी। वो उसके लिबास के बालाई हिस्से को उतार कर उसे अपनी मर्जी चलाने का ऐसा सबक सिखाने जा रहा था, जिसे वो जिंदगी भर फरामोश नहीं कर सकती थी। हुरब का पूरा वजूद खौफ, शर्म और असियत से काम रहा था। वो रो रो कर उससे रहम की भीख मांग रही थी, मगर बहराम आज किसी भी किस्म के रहम के मूड में नहीं था। चंद लम्हे उस पर अपना शदीद गुस्सा और सख्ती उतारने के बाद
اس نے اس کا لباس خود نہ پہنایا، بلکہ اپنا کوٹ اس کے وجود پر ڈال کر ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ آئندہ میری اجازت کے بغیر ایسی کسی جگہ آنے سے پہلے 100 بار سوچنا، ورنہ اس سے بھی بدتر انجام کے لیے تیار رہنا، وہ غراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر حورب نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا اور اپنا ڈریس درست کر کے پہننے کی کوشش کی۔ بہرام کی بے باک نگاہیں مسلسل اس پر جمی ہوئی تھی، اور ان نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے وہ بری طرح کپ کپا رہی تھی۔ پہلی ہی ملاقات میں وہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر چکا تھا۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ بہرام اب کسی حد تک پرسکون ہو چکا تھا۔ اس کے وجود پر اپنا غصہ نکالنے کے بعد وہ کافی حد تک اپنے جذبات پر قابو پا چکا تھا۔ دوسری طرف اسے دھاڑتے ہوئے شیر کو خاموش دیکھ کر حورب کا دل چند لمحوں کے لیے سنبھلا ضرور تھا، مگر دل ہی دل میں وہ اس کی بے باکیوں اور سخت رویے پر اسے کوسنا بھی نہیں بھولی تھی۔ ان کی گاڑی جب خانزادہ حویلی کے ہاتھے میں آ کر رکی تو بہرام نے حورب کو اسی حالت میں اپنی باہوں میں اٹھایا اور سیدھا حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ حال میں دادا جان، دادی جان اور حسام خانزادہ پہلے سے موجود تھے۔ حورب کو اس طرح روتے ہوئے اس کی باہوں میں دیکھ کر سب کے چہروں پر حیرت کے ساتھ شدید پریشانی بھی پھیل گئی۔ بہرام، یہ کیا حرکت کر رہے ہو تم؟ دادا جان کی گرجدار آواز پورے لاؤنج میں گونجی، جبکہ باقی سب نے خاموشی سے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ اتنی چھوٹ دے رکھی ہے آپ نے یہاں کی لڑکیوں کو کہ وہ سب کچھ بھول کر لڑکوں کے ساتھ کلبوں میں جاتی پھرتی ہیں۔ اس کی سخت اور قہر آلود آواز وہاں موجود ہر شخص کو خاموش کر گئی۔ میں نے منع کیا تھا نا تجھے، پھر کیوں نہیں مانی میری بات؟ دیکھ اب کیسے رو رہی ہے۔ سعدیہ خانزادہ نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر کہا تو حورب کی سسکیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پھر کیوں نہیں مانی میری بات؟ دیکھ اب کیسے رو رہی ہے۔ سعدیہ خانزادہ نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر کہا تو حورب کی سسکیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آج کے بعد کی لڑکی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے گی، اور جب تک اس کا اور میرا نکاح رخصتی میں نہیں بدل جاتا اس پر حویلی کے گارڈن تک جانے کی بھی پابندی نہیں رہے گی۔ اپنے آخری الفاظ سناتے ہوئے وہ حورب کو اس کے کمرے میں لے گیا اور بستر پر چھوڑ کر باہر نکل آیا، جبکہ حورت تکیے میں منہ چھپائے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے زندگی کی ساری چنچلتا، بے فکری اور مسکراہٹیں گویا ایک ہی رات میں اس سنگ دل شخص نے اس سے چھین لی تھی۔ اس کی بات سن کر سب لوگ دھیرے دھیرے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ان کا بیٹا آج ہی واپس آیا تھا اور آج ہی یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ لاؤنج میں اب صرف حسام خان زیادہ رہ گیا تھا، جو بہرام کے غصے اور اس کے مزاج سے بخوبی واقف تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا بہرام کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں بہرام اپنی شرٹ کے اوپر والے بٹن کھولے شدید بے چینی کے عالم میں کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ بڑے دانت نکل رہے تھے وہاں حال میں تمہارے؟ بہرام نے اسے دیکھتے ہی غصے سے کہا، تو اس کے تپے ہوئے انداز پر حسام نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ دفع ہو لعنتی انسان، مجھے تیرے غصے کے آگے نہیں آنا۔ میں تو بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ لندن کا پانی پی کر بھی اندر کا خانزادہ کتنا تگڑا رہا ہے۔ حسام نے اپنے مخصوص انداز میں کہتے ہوئے پاؤں کی ہلکی ٹھوکر سے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ اس کی بات پر بہرام کے چہرے کی سختی کچھ کم تو ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے حورب کا خیال آتے ہی اس کی آنکھوں میں پھر وہی گہرا پن اور سختی اتر آئی تھی۔ اس کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ کر حسام نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یار وہ نادان ہے، اتنی بھی سختی مت کرنا کہ وہ تم سے محبت کرنے کی بجائے نفرت کرنے لگے۔ حسام کی بات سن کر بہرام نے ایک گہری سانس بھری اور چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، وہ نفرت کر ہی نہیں سکتی حسام، وہ صرف میری ہے اور اسے یہ بات اب سیکھنی ہوگی۔ اس کے لہجے میں ایسی قطعیت تھی کہ حسام بے اختیار سر جھٹک کر رہ گیا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ نہ بہرام کبھی بدل سکتا ہے اور نہ ہی اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ بانٹ سکتا ہے۔ حویلی کا اگلا دل انتہائی بوجھل اور غیر معمولی خاموشی لیے تلو ہوا تھا۔ رات کے اس خوفناک طوفان کے بعد جب سورج کی پہلی کرن حورت کے کمرے کی کھڑکی پر دستک دے رہی تھی تو وہ اب بھی فرش پر بیٹھی اپنے گھٹنوں میں سر دیے آہستہ آہستہ سسک رہی تھی۔ اس کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھیں رات بھر بہائے گئے آنسو کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ اب تک کل والے ہی لباس میں ملبوس تھی، جو ہر لمحہ اسے اپنی بے بسی اور ذلت کی یاد دلا رہا تھا۔ وہ اسے نرمی سے بھی تو سمجھا سکتا تھا، پھر اتنا برا سلوک کرنے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ یہی خیال بار بار اس کے دماغ پر دستک دے کر اسے مزید رلا دیتا تھا۔ وہ بار بار اپنے بازو پر ابھرے ہوئے نیلے نشان کو دیکھتی،
जहाँ बहराम की फुलादी उंगलियां पेवस्त हुई थीं। उसका मासूम दिल अब तक उस हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो शख्स इस हद तक भी जा सकता है। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम आहिस्ता आहिस्ता रो रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा बगैर दस्तक दिए एक झटके से खुला और अपने खौफसदा होकर सर उठाया तो सामने बहराम खानजादा अंदर दाखिल हो रहा था। उसके हाथ में सफेद रंग का एक सादा सा सूट था जिस पर किसी किस्म की कढ़ाई या फैंसी काम नहीं था। वो खामोशी से आगे बढ़ा और सूट हुरब के सामने बेड पर फेंक दिया। उसकी गहरी और सट निगाहें हुरब के चेहरे पर जमी हुई थी, जहां अब भी खौफ का राज था। चाची जान किचन में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये गंद उतारो और उसे पहनकर नीचे आओ। बहराम की गंभीर आवाज कमरे की खामोश फिजा को चीरती हुई हुरब के कानों से टकराई। हुरब ने बेड पर पड़े उस आम से सूट को देखा और फिर तड़प कर बहराम की जानिब नजरें उठाई। मैं किचन में क्यों जाऊं? हवेली में इतने मुलाजिम हैं, फिर मैं। उसकी बात अभी मुकम्मल भी ना हुई थी कि बहराम एक कदम आगे बढ़ा और उसका चेहरा अपनी सख्त गिरफ्त में ले लिया। उसकी उंगलियां हुरब के नरम गालों पर सख्ती से जम गईं। मुलाजिम हवेली के काम करते हैं, खानजादों की बहुओं के नखरे नहीं उठाते। रात जो तुमने तमाशा किया है उसके बाद तुम्हारी सजा यही है कि अब से इस हवेली का सारा खाना तुम अपने हाथों से बनाओगी। और हाँ, अगर आइंदा तुम्हारा कोई फैशन या मॉडर्न अंदाज में मेरी नजरों के सामने आया तो याद रखना, मैं इससे भी ज्यादा बुरा सलूक करूंगा। बहराम ने एक झटके से छोड़ा, जिससे हुरब लड़खड़ाकर बेड के किनारे से जा लगी। उसकी आंखों से आंसू का एक नया सैलाब बह निकला। वो अपनी जिंदगी में पहली बार खुद को इतना बेबस महसूस कर रही थी। बहराम बगैर पीछे मुड़े सर्द मोहरी से कमरे से बाहर निकल गया, जबकि हुरब घुटनों के बल बैठी अपने नसीब पर रो रही थी। क्या वाकई उसकी गलती इतनी बड़ी थी? आधे घंटे बाद वो यही सफेद सादा सूट पहने, सर पर बड़ा सा दुपट्टा ओढ़े, कांपते कदमों के साथ किचन की जाने बढ़ रही थी। उसका उतरा हुआ चेहरा और सूजी हुई आंखें देखकर सब लोग हैरान रह गए थे। किचन में उसकी चच्ची रुकैया बेगम पहले से ही मौजूद थी, जो नाश्ते की तैयारियों का जायजा ले रही थी। हुरब को इस हाल में देखकर उनके दिल में एक कसक जरूर उठी, मगर वो भी बहराम के जलाल के सामने बेबस थी। आ गई तुम हुरब। बहराम का कहना है कि वो नाश्ता तुम्हारे हाथ का करेगा और उसे देर पसंद नहीं, इसलिए। रुकैया बेगम ने धीमे लहजे में कहा, मगर अपनी बात मुकम्मल न कर सकी क्योंकि वह खुद भी काफी घबराई हुई थी। जी चची जान, हुरब ने लरसती हुई आवाज में जवाब दिया और चूल्हे की तरफ बढ़ गई, जिसकी भड़कती हुई आग उसे बहराम के गुस्से की मानित महसूस हो रही थी। उससे जिंदगी में कभी इतना काम नहीं करवाया गया था जितना ये शख्स उससे करवा रहा था। माफ नहीं करूंगी आपको, एक बार मेरा वक्त आने दें। वो दिल ही दिल में सोचती हुई अपने चेहरे पर उभरने वाला पसीना साफ करती रही। मजीद कुछ देर मुसलसल काम करने के बाद वह सबके लिए नाश्ता तैयार कर चुकी थी। डाइनिंग हॉल में दादा जान और दादी जान नाश्ते की मेज पर विराजमान हो चुके थे, जब बहराम सफेद शलवार कमीज पर स्याह वास्कट पहने अपने मखसूस रौब और वकार के साथ सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया। उसके चेहरे पर सुबह की ताजगी नुमाया थी, मगर उसकी आंखों में बसी सख्ती बदसतूर कायम थी। वो आकर दादी जान के करीब बैठा और अकीदत से उनके हाथ को चूमा। जीते रहो मेरे लाल, अल्लाह तुम्हें हर नस्र बद से महफूज रखे। दादी जान ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखते हुए दुआ दी। इसी दौरान किचन से हुरब गरम गरम रोटियों का हाटपॉट उठाए बाहर आई। उसकी नसरें झुकी हुई थीं, जबकि सांस रोक के वो आहिस्ता आहिस्ता नाश्ते की मेज की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही उसने हॉटपॉट मेज पर रखा, बहराम ने जानबूझकर अपना चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। चाय में चीनी कम है, जरा उससे ठीक करके लाओ। बहराम ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। हुरब ने कामते हाथों से कप उठाने की कोशिश की, मगर खौफ के बायस कप उसके हाथ से फिसल गया और गर्म चाय सीधी बहराम के हाथ और वास्कट पर जा गिरी। अगले ही लम्हे पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। हुरब का दिल जैसे धड़कना भूल गया था और उसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया था। माफ कर दें, वो मेरा हाथ। उसकी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी और अल्फाज बामुश्किल उसके लबों से निकले। बहराम ने बगैर किसी तासुर के अपनी जगह से उठकर वास्कट उतारी और फिर हुरब की तरफ देखा, जिसकी जान इस वक्त हलक में अटकी हुई थी। इससे पहले कि बहराम कुछ कहता, हसाम खानजादा जो बीवी हाल में दाखिल हुआ था, सूरत हाल को भांपते हुए फौरन आगे बढ़ा। कल से बड़े भड़कते थे ना, अब सुबह सुबह चाय से गुसल करके मजीद गर्म हो जाएंगे ये। उसने हंसते हुए हुरब की तरफ देख कर कहा।
मगर अगले ही लम्हे बहराम खानजादा की सख्त निगाहों से टकराते ही उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। बहराम की आंखों से निकलते शोले देखकर उसने फौरन अपने होंठों पर उंगली रखी और खामोश रहने का इशारा करते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गया। तुम बकवास बंद करके यहाँ से दफा होगे कि ये मैं भेजूं? बहराम ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। तो हसाम ने सरेंडर करने वाले अंदाज में दोनों हाथ उठा दिए। अच्छा बाबा, जा रहा हूँ। वैसे भी यहाँ का दर्जा हरारत कुछ ज्यादा ही हाई हो गया है। मैं बाहर लॉन में जाकर ताज़ा हवा खाता हूँ। हसाम ने जाते जाते इशारे से हुरब को भी वहां से निकलने का कहा और खुद पैर पटकता हुआ बाहर की तरफ भाग गया, क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त बहराम के सामने बोलना सीधा मौत को दावत देना है। और रही बात बेचारी हुरब की, तो अल्लाह ही जानता था कि अब उसका क्या हाल होने वाला है। हुरब उसका इशारा पाकर वहां से खिसकने वाली ही थी कि बहराम ने उसका बाजू मजबूती से पकड़ा और उसे घसीटता हुआ लाउंज के एक कोने में ले गया। बाकी सब अफराद ने खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखा। वो उसे सुधारने के चक्कर में दिन ब दिन मजीद खौफजदा करता जा रहा था। सबने कई बार उसे समझाने की कोशिश की थी, मगर उसका हमेशा यही कहना था कि उसके और उसकी बीवी के मामले में कोई भी मुदाखलत नहीं कर सकता। तुम्हें हर काम में लापरवाही दिखाने की आदत हो गई है ना? यह हवेली है, कोई क्लब नहीं, जहाँ तुम्हारी गलतियों को हंसकर टाल दिया जाएगा। अब जाओ और दूसरा कप बना कर लो। और याद रखना, अगर अब की बार एक भी कतरा गिरा तो उसके अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगी। बहराम ने उसके कान के करीब झुककर इंतहाई धीमे मगर सहर आलूद लहजे में कहा। तो हुरब ने फौरन सर हिलाया और तकरीबन भागती हुई किचन में जा छुपी। वहां पहुंचते ही वो किचन की शेल्फ का सहारा लेकर बुरी तरह हिचकियां भर भर कर रोने लगी। अब उसे बखूबी समझ आ चुका था कि ये सब कुछ वो उसे उसी की गलती की सजा के तौर पर दे रहा था। इसी वक्त तो उसका दिल चाह रहा था कि अपनी उन दोस्तों का गला ही दबा दे, जिन्होंने उसे वो मनहूस मशवरा दिया था कि उनके साथ क्लब चलना चाहिए। हुरब अब भी किचन के शेल्फ के साथ टेक लगाए अपने आंसू साफ करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जब रुकैया बेगम ने आहिस्तगी से उसके कंधे पर हाथ रखा। बस करो हुरब, अगर यूं ही रोती रहोगी तो चाय कौन बनाएगा? वो गुस्से का तेज जरूर है, मगर दिल का बुरा नहीं है। रुकैया बेगम ने नरमी से समझाते हुए चाय का कप दूसरा कप तैयार किया और उसके हाथ में थमा दिया। हुरब ने गहरी सांस भरी, अपने दुपट्टे को अच्छी तरह सर और सीने पर फैलाया और खुद को संभालती हुई दोबारा हाल की जाने बढ़ गई। इस बार उसने अपने हर कदम पर पूरा कंट्रोल रखा हुआ था, ताकि कोई नई गलती सरसत न हो जाए। जब वो हाल में पहुंची तो बहराम अपनी जगह पर बैठा दादा जान के साथ जमीनों के किसी मामले पर संजीदगी से गुफ्तगू कर रहा था। हुरब ने बिना उसकी तरफ देखे इंतहाई एहतियात से चाय का कप मेज पर रखा और एक लम्हा भी जाया किए बगैर वापस मुड़ने लगी। मगर इसी वक्त बहराम की गंभीर और काटदार आवाज उसके कानों से टकराई। बैठो यहाँ। इस एक हुक्म ने उसके कदम वही मुंजमद कर दिए जहां वो खड़ी थी। हुरब ने बेख्तियार तड़प कर दादी जान की तरफ देखा। शायद वो उसे इस सितमगर के जलाल से बचा लेती, मगर दादी जान ने भी नजरें झुकाते हुए खामोशी से उसे बैठ जाने का इशारा कर दिया। हुरब उनकी जानिब गुस्से, शिकवे और बेबसी भरी नजरों से देखती हुई टेबल के बिल्कुल आखिरी कोने पर रखी कुर्सी पर जा बैठी। उसकी नजरें मुसलसल अपने हाथ की उंगलियों पर जमी हुई थी और वो किसी सूरत भी सर उठाने को तैयार नहीं थी। नाश्ता करो। बहराम ने अपनी चाय का एक घूंट लेते हुए सर्द और बेलचक लहजे में हुक्म दिया। मुझे मुझे भूख नहीं है। हुरब ने इंतहाई मदम और लरसती हुई आवाज में इनकार करने की कोशिश की, जिस पर बहराम के हाथ में मौजूद चाय का कप हल्का सा रुक गया। उसने अपनी गहरी उकाबी नजरें हुरब के उतरे हुए चेहरे पर जमा दी। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हें भूख है या नहीं, मैंने हुक्म दिया है कि नाश्ता करो। खानजादों की बेटियों को ऐसे सूखे चेहरे लिए हवेली में घूमने की इजाजत नहीं है, वरना लोग यही समझेंगे कि हम तुम पर जुल्म कर रहे हैं। बहराम के इस तंजिया जुमले पर हुर अपने अंदर ही अंदर खून का एक घूंट पिया और खामोशी से उसे अपने जज्बात को जब्त करने की कोशिश की। उसने कांपते हुए हाथों से एक निवाला तोड़ा और उसे हलक से नीचे उतारने लगी, मगर वह निवाला उससे किसी जहर के घूंट से कम महसूस नहीं हो रहा था। नाश्ते के बाद जब बहराम दादा जान के साथ बाहर बैठक की तरफ चला गया, तो हुरब ने जैसे सुकून का एक लंबा सांस लिया और उसकी जान में जान आई। आ जाएं अब आप सब लोग मेरी तरफ। किसी एक की जुबान नहीं खुल रही उस शख्स के सामने। आखिर क्यों कर रहा है वो मेरे साथ ऐसा? ऐसी भी क्या गलती कर दी है मैंने? बहराम के जाते ही वो गुस्से से फट पड़ी और तकरीबन चीखते हुए अपनी शिकायत बयान करने लगी।
मगर उसकी बात सुनकर सबके लबों से बेसाख्ता कहका निकल गया। वैसे तुम काबू भी उसी के आई हो। मैं तो खुश हूं कि वो तुम्हें सुधार रहा है। सादिया बेगम ने हंसते हुए कहा, और मैं इससे बर्तन समेटने लगी। उनकी बात सुनकर हुरब चंद लम्हों के लिए अपनी माँ को देखती ही रह गई। आप मेरी अम्मा हैं या उसकी? उसके लहजे में बेयकीनी, शिकवा और हैरत सब कुछ शामिल था। तुम्हारी हूं, मगर वो भी मेरा बेटा है, और जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। सादिया बेगम ने कंधे उचकाते हुए वजाहत दी। तो हुरब का दिल मुर्गी का दौरा खाते हुए खाते बचा। अच्छा, अच्छा नहीं कर रहे आप लोग मेरे साथ, उसने सबको वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा। मगर उसकी बात पर वहां मौजूद सब लोग बिना कुछ कहे सिर्फ सर झटक कर रह गए थे। गोया वो पहले ही जानते हो कि इस मामले में हुरब की कोई सुनवाई नहीं होगी। वो अपने कमरे में दाखिल हुई तो बेड पर रखा अपना फोन देखकर अचानक उसे यूनिवर्सिटी का ख्याल आया। आज उसके फाइनल असाइनमेंट जमा होनी थी, और वो उस खौफ और हंगामे भरे माहौल में ये बात मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी। उसने हिचकिचाते हुए फोन उठाया और अपने सबसे करीबी दोस्त का नंबर डायल किया ताकि यूनिवर्सिटी की सूरत हाल मालूम कर सके। अभी फोन पर बेल जारी रही थी कि एक मजबूत और फौलादी हाथ ने पीछे से आकर झटके से उसके हाथ से फोन छीन लिया। हुरब खौफजदा होकर पलटी तो सामने बहराम खानजादा खड़ा था, जिसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। क्या मुसीबत है? ये फिर से आ गया? हुरब ने दिल ही दिल में सोचा, क्योंकि ये अल्फाज मुंह पर कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी। शायद मैंने कल रात अल्फाज चबा चबा कर कहे थे, जो तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में नहीं बैठे। बहराम ने फोन को सोफे पर फेंकते हुए हुरब का मजबूत बाजू मजबूती से दबोचा और उसे दीवार के साथ लगा लिया। खान, मेरा असाइनमेंट यूनिवर्सिटी, वो दर्द और खौफ के बायस बिलबिलाते हुए बोली। यूनिवर्सिटी का बाप अब तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बंद हो चुका है, हुरब खानजादा। अब तुम इस हवेली में रहोगी, मेरी नजरों के सामने। बहराम का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था, और उसकी सांसों की गरमाइश हुरब के गालों को झुलसा रही थी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। दादा जान ने मुझे इजाजत दी थी। हुरब ने पहली बार अपने अंदर के तमाम खौफ को समेटकर धीमी मगर एहतजाजी चीख के साथ कहा। दादा जान ने इजाजत तब दी थी जब उन्हें यकीन था कि उनकी पोती हवेली की इज्जत का ख्याल रखेगी, ना कि रातों को क्लबों में जाकर खानजादों का सिर झुकाएगी। बेराम की गरजदार आवाज ने हुरब को एक बार फिर सहम जाने पर मजबूर कर दिया। उसने हुरब के चेहरे पर बिखरी रेशमी जुल्फों को सख्ती से पीछे झटका। और अब अगर तुम्हारी जुबान से यूनिवर्सिटी का नाम भी निकला तो याद रखना, मैं तुम्हें इसी कमरे में लॉक कर दूंगा। बहराम ने उसे छोड़ दिया और फोन उठाकर अपनी जेब में डालता हुआ बाहर निकल गया। दरवाजा उसने इतनी शिद्दत से बंद किया कि उसकी आवाज से हुरब का पूरा वजूद लरज उठा। एक एक चीज का बदला लूंगी बेटे। वैसे भी मुझे कौन सा पढ़ने का बहुत शौक था। अच्छा हुआ उसने खुद ही जान छुड़ा दी। उसके जाते ही वो दांत पीसते हुए बुड़बुड़ाई और अगले लम्हे सुकून से अपने बाल झटक कर ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। अपना वक्त भी आएगा हुरब, अपना वक्त भी जरूर आएगा। उसने अपने कंधे पर खुद ही थपकी देते हुए खुद को मोटिवेट किया था। हैरत की बात यह थी कि यूनिवर्सिटी न जाने का दुख उसके चेहरे पर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। शाम के पुरसकून वक्त में हसाम खानजादा गार्डन में अकेला बैठा चाय की घूंट ले रहा था, जब बहराम तेज कदमों से चलता हुआ उसके जानिब आया। आ गई मेरी याद, हो गया गुस्सा ठंडा, या भी किसी और मासूम पर सितम ढाना बाकी है? हसाम ने जले कटे अंदाज में चाय का कप मेज पर रखते हुए बहराम को देखा, मगर बहराम ने उसकी बात का बुरा मानने की बजाय सामने रखी कुर्सी खींची और खामोशी से उस पर बैठ गया। तुम्हें लगता है मैं ये सब शौक से कर रहा हूँ हसाम? वो नादान है, उसे अंदाजा ही नहीं कि बाहर की दुनिया कितनी गंदी और खतरनाक है। अगर कल रात में वक्त पर वहां ना पहुंचता तो वो लोग उसकी तस्वीरें बनाकर न जाने कहां कहां पहुंचा देते। बहराम के लहजे में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी, तड़प और तहफ्फुज का एहसास झलक रहा था। हसाम ने गहरी सांस लेते हुए अपने उस दीवाने कजन को देखा और सर हिलाया। मैं जानता हूँ बहराम, मगर तुम्हारा ये तरीका उसे तुम्हारे करीब नहीं लाएगा। वह तुमसे डरने लगी है। मोहब्बत में रौब नहीं जमाया जाता, मोहब्बत में दिल जीते जाते हैं। हसाम ने दानिशमंदी से उसे समझाने की कोशिश की, जिस पर बहराम के लबों पर एक मुबहम और पुरस्कार से मुस्कुराहट उभरी। वो डरती है तो डरने दो हसाम, मगर रहेगी सिर्फ मेरी ही। उसका दिल जितना भी मुझे आता है, जीतना भी मुझे आता है,
बस पहले उसकी ये नादानी और ज़िद ख़त्म हो जाए। बहराम ने अपने हाथ के पुष्ट पर नजरें जमाए। जहां हुरब की गिराई हुई गर्म चाय का निशान अब तक हल्की सी सुर्खी लिए मौजूद था, उनके खूबसूरत बंदन में सजा और सख्ती का आगाज तो हो चुका था, मगर इस सख्ती के पीछे छुपी मोहब्बत की तपिश आहिस्ता आहिस्ता हुरब के वजूद की तमाम बर्फ पिघलाने लगी थी। दिन गुजरते जा रहे थे और खानजादा हवेली का माहौल बज़ाहिर पुरसकून दिखाई देता था, मगर हुरब की जिंदगी अब एक ऐसे महदूद दायरे में कैद हो चुकी थी जहां हर रास्ते पर बहराम के असूलों जवाबित पहरा दे रहे थे। यूनिवर्सिटी जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद हो चुकी थी और अब उसका पूरा दिन किचन के कामों में गुजर जाता था। जब भी उसे जरा सा वक्त मिलता, वो दिल ही दिल में उस शख्स को खूब कोसती थी। गोया अब उसकी जिंदगी में सिर्फ दो ही काम रह गए थे, एक किचन के बेशुमार काम निपटाना और दूसरा अपने इस मकरूर और सख्त मिजाज शोहर को दिल भर कर कोसना। आज हवेली में दादी जान की बहन की फैमिली की आमद मतवक्को थी, जिसकी वजह से सुबह से ही किचन में खासी रौनक और मसरूफियत थी। हुरब ने पिंक रंग का सादा लॉन का सूट पहन रखा था और अपने एक मोटे से जूड़े में बांध बाल रखे थे। माथे पर उभरने वाले पसीने को वो बार बार दुपट्टे के कोने से साफ करती जाती और पूरी तवज्जो के साथ बिरयानी बनाने में मसरूफ थी, जिसकी फरमाइश भी उसके नाम नेहाद शोहर की तरफ से ही आई थी। एक लम्हे के लिए तो उसका दिल चाहा कि बिरयानी में जहर ही मिला दे, मगर अगले ही लम्हे अपनी बेवकी का ख्याल आते ही वो शरीफ इंसानों की औलाद की तरह खामोशी से बिरयानी बनाने में लग गई। बुआ, जरा देखिएगा शरबत में इलायची इतनी ठीक है? हुरब ने थके हुए लहजे में आवाज दी। तब बुआ ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर शफकत से हाथ रखा। बिल्कुल ठीक है बेटी, तुम तो अब बड़ी सुगर बहू बनती जा रही हो। खान साहब देख लेंगे तो बहुत खुश होंगे, उन्होंने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। तो उनकी बात सुनकर हुरब का दिल बेख्तियार धड़क उठा। खान साहब यानी बहराम खानजादा, वो शख्स जिसका नाम सुनते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सनसनाहट दौड़ जाती थी। हो ही ना जाए वो जल्लाद की औलाद मुझसे खुश, वो दिल ही दिल में खुद से कहती हुई दोबारा अपनी बिरयानी की तरफ मतवज्जो होगी और हांडी चलाते हुए अपनी तमाम तर तवज्जो काम में लगा दी। शाम के वक्त जब मेहमान हाल में बैठे चाय और नाश्ते से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, तो रुकैया बेगम किचन में आई और हुरब को आवाज दी। हुरब, जरा ये मीठी डिश बाहर टेबल पर रखाओ, दादी जान तुम्हें याद कर रही हैं। उन्होंने मसरूफ अंदाज में कहा तो हुरब ने घबराहट में फौरन अपने सर के दुपट्टे को मजीद आगे खींच लिया। इस बड़े से दुपट्टे ने उसके तकरीबन पूरे चेहरे को अपने हसार में छुपा लिया था। उसकी हालत इस वक्त ऐसी हो चुकी थी कि वो हरगिज नहीं चाहती थी कि मेहमान उसका ये मुरझाया हुआ चेहरा देखे। चुनाचा किसी इंडियन ड्रामे की हीरोइन की तरह घूंघट ओढ़े वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ बढ़ गई थी। उसने एहतियात से गरम मीठी डिश उठा रखी थी, जबकि उसके कदम भी निहायत नपे तुले और संभल संभल कर उठ रहे थे। हाल में दाखिल होते ही उसने एक बार फिर सबको मुश्तरका सलाम किया। अभी वो टेबल के करीब पहुंचकर डिश रखने ही वाली थी कि इसी लम्हे बहराम खानजादा और हसाम खानजादा एक साथ अंदर दाखिल हुए। बहराम ने हाल में कदम रखते ही सबसे पहले टेबल के करीब खड़ी इस पिंक फेरी को देखा, जिसके सर पर लिया गया बड़ा सा दुपट्टा उसके हुस्न को मुकम्मल तौर पर छुपाए हुए था। उसकी गहरी और रुकाबी नजरें हुरब की लरसती हुई उंगलियों पर जा ठहरी, जो निहायत एहतियात से डिश को टेबल पर सेट कर रही थी। अरे वाह, ये हमारी हुरब है, कितनी बड़ी और सूगर हो गई है। दादी जान की बहन ने मोहब्बत से उसे अपने पास बुलाते हुए प्यार किया। हुरम ने धीमे से सलाम किया और फौरन नजरें जमीन पर जमा ली। उसकी घबराई हुई हालत देखकर बहराम ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई और हल्का सा सर झटक दिया। फिर वो सबको पीछे छोड़ता हुआ अपने मखसूस रौब और वकार के साथ चलकर सोफे पर आ बैठा, मगर उसकी नजरें एक लम्हे के लिए भी हुरब के चेहरे से नहीं हटी, जहां शर्म, घबराहट और खौफ का अजीब सा इम्तजाज नुमाया था। मजीद कुछ देर मेहमानों के साथ गुफ्तगू करने के बाद खुर्रम बेहराम की तपती हुई निगाहों से बचने की नाकाम कोशिश करती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। रात के दूसरे पहर जब पूरी हवेली गहरी नींद की आगोश में जा चुकी थी, हुरब को शिद्दत से प्यास महसूस हुई। उसने कमरे में रखे जग पर नजर डाली तो वो बिल्कुल खाली था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपने कंधों पर चादर ओढ़ी और धीमे कदमों से कमरे से बाहर निकल आई। पूरी हवेली में सिर्फ मध्यम नाइट लाइट्स रोशन थी और हर तरफ एक पुरस्कार सा सुकून फैला हुआ था।
वो आहिस्ता-आहिस्ता चलती हुई किचन तक पहुँची और फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाल कर ग्लास में पानी उंडेलने लगी। अभी उसने पहला घूंट ही लिया था कि किचन के दरवाजे पर किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। हुरब ने चौंक कर जैसे ही पलट कर देखा, ग्लास उसके हाथ से छूटते-छूटते बचा। सामने वही सितमगर खड़ा था, जो खामोशी से उसे देख रहा था। उसने अपनी वास्कट उतार रखी थी और शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ती हुई थीं। अंधेरे में भी उसकी सी आंखें गैर मामूली शिद्दत से चमक रही थीं। प्यास लगी है? बहराम ने इंतहाई धीमी मगर गंभीर आवाज में पूछते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाए। हुरब खौफ के मारे पीछे हटती हुई किचन के शेल्फ से जा लगी। जी जी जी, वो पानी। उसकी उखड़ती हुई सांसें ही उसकी कैफियत बयान करने के लिए काफी थी। बहराम आकर बिल्कुल उसके सामने रुक गया और दोनों के दरमियान महज चंद इंच का फासला रह गया। इतनी डरती क्यों हो मुझसे? बहराम ने अपना एक हाथ शेल्फ पर हुरब के बिल्कुल बराबर में रखा, जिससे वो उसके हसार में आ गई। बेटा, सब्र करो, सब बताऊंगी। हुरब ने दिल ही दिल में कहते हुए जानबूझकर अपने चेहरे पर खुद साख्ता मजलूमियत के तासुरात सजा लिए। बहराम ने उसके सहमे हुए चेहरे को निहायत गौर से देखा, जिसकी पलकें खौफ के बायस मुसलसल लरस रही थीं। क्या मैंने कल के बाद तुम पर कोई सितम ढाया है? इस बार बहराम की आवाज में वही पुराना गुस्सा और जलाल नहीं था, बल्कि एक अजीब सा जुनून और गैरतमंद तवक्को नरमी शामिल थी। और अपने बेख्तियार अपने हाथ सीने पर भींच लिए और नजरें झुका लीं। आपने आपने मेरा फ़ोन ले लिया, मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। वो जानबूझकर रोहानसी आवाज में धीरे से बोली, ताकि देख सके कि आखिर उस संगदिल इंसान पर उसकी बात का कोई असर होता भी है या नहीं। बहराम ने दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर हुरब की ठोड़ी को अपनी दो उंगलियों की हल्की गिरफ्त में लिया और उसका चेहरा ऊपर उठाया, ताकि वो सीधा उसकी आंखों में देख सके। यह सब तुम्हारी हिफाजत के लिए था हुरब। खानजादों की औरतें बाहर की गंदगी का हिस्सा नहीं बनती। तुम नादान हो, इसीलिए मुझे तुम्हारा सितमगर बनना पड़ा, ताकि तुम्हें सही रास्ते पर ला सकूं। बहराम की आवाज में अजीब सी सख्ती के साथ एक गहरी संजीदगी भी शामिल थी। हुरब उसकी बातें सुनती रही, जबकि उसका दिल बेतरतीब धड़कनों के साथ सीने में धड़क रहा था। अब अगर तुमने सीधे रास्ते पर रहने का फैसला कर लिया है, तो ये सितमगर तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने के लिए भी तैयार है। बहराम ने आहिस्तगी से उसे अपनी गिरफ्त से आजाद किया, फिर उसके हाथ से पानी का ग्लास लेकर खुद एक घूंट पिया और अगले ही लम्हे ग्लास उसकी तरफ बढ़ा दिया। हुरब ने हैरत से उसकी तरफ देखा, जैसे ही उस अचानक बदलते हुए अंदाज की तवक्को न हो। बहराम ने उसकी हैरान निगाहों को नजरअंदाज करते हुए उसके बालों की बिखरी हुई लटों को हल्के से पीछे किया और फिर खामोशी से अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए। पीछे हुरब अपने सीने पर हाथ रखे इस लम्हे को सोचती रह गई। उसके दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं और चेहरा अनजाने से शर्मिंदगी और उलझन से सुर्ख पड़ गया था। कितना कमीना है ये, उसने अपनी तेजी से धड़कते दिल पर हाथ रखते हुए खुद से कहा, मगर अगले ही लम्हे उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। अपनी इस मुस्कुराहट से बेखबर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि उसके दिल में उठने वाले नए एहसासात उसे खुद भी समझ नहीं आ रहे थे। अगले चंद दिन खानजादा हवेली में एक अजीब सी खामोशी और गैर महसूस तब्दीली के साथ गुजरे थे। हुरब के दिल में बहराम का खौफ अब आहिस्ता आहिस्ता एक अनोखे एहसास में ढलने लगा था। ऐसा एहसास जिसके तहत वो किचन में काम करते हुए या दादी जान के पास बैठी हुई भी खुद पर उसकी वकाबी नजरों का पहरा महसूस करती थी। बहराम का अंदाज भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके लहजे का वो खून ख्वार और आतिशी गुस्सा बेगहरे रौबदार और खामोश जनून की शक्ल इख्तियार कर चुका था, जो हुरब को अपने हसार से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देता था। आज खानजादा हवेली के मर्दों ने शहर के सबसे बड़े बिजनेस हॉल में एक अहम मीटिंग अटेंड करनी थी। इसीलिए दादा जान, बहराम और हसाम सुबह ही तैयार होकर रवाना होने वाले थे। हुरब दादी जान के कहने पर नाश्ते की मेज सजा रही थी, जब बहराम ग्रे रंग के ब्रांडेड थ्री पीस सूट में मलबूस नफासत से सेट किए हुए बालों और अपने मखसूस रोबो वकार के साथ सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया। हुरब की नजरें बेख्तियार एक लम्हे के लिए उसके दिलकश और बावकार रूप पर ठहर गई थीं, मगर अगले ही पल वो चौंक कर फौरन नजरें झुका गई। बहराम की तेज और बारीक बीन निगाहों ने हुरब के चेहरे पर आने वाले इस मुख्तसर से तासुर को एक ही लम्हे में कीच कर लिया था, जिस पर उसके लबों पर एक निहायत हल्की और बमुश्किल महसूस होने वाली मुस्कुराहट उभरी।
वो चलता हुआ नाश्ते की मेज तक आया और अपनी जगह पर बैठ गया, जहां हसाम पहले ही अपने मखसूस शौक और चंचल अंदाज में जूस का ग्लास हाथ में लिए इधर उधर घूम रहा था। क्या जादू किया है उस पर हुरब? ये तो अब अंगारे चबाना भी छोड़ चुका है। हसाम ने बहराम के कोट को कंधे से दुरुस्त करते हुए शरारती अंदाज में छेड़ा, तो बहराम ने फौरन उसे घूर कर देखा, जबकि हुरब ये सुनकर बुरी तरह चीम गई और खामोशी से नजरें झुका ली। अपनी जुबान को काबू में रखो, वरना यही तुम्हारी कोई धोती खोल तो मुंह छुपाते फिरोगे। बहराम खानजादा ने उसे तंबीह करती निगाहों से देखते हुए कहा, तो हसाम ने बेफिक्री से मुस्कुराते हुए सर झटक दिया। दिन यूं ही गुजरते गए और देखते ही देखते कई माह का अरसा बीत चुका था, जबकि खानजादा हवेली की फिजाओं में एक नई और खुशगवार तब्दीली वाजिया तौर पर महसूस की जा सकती थी। हुरब के वजूद का वो खौफ और सहम, जो पहले पहल बहराम का नाम सुनते ही उस पर तारी हो जाता था, अब आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब से मानूस ठहराव और खामोश वाबस्तगी में बदल चुका था। आज मौसम बेहद खुशगवार था और हवेली के कुशादा लॉन में शाम की चाय का एहतमाम किया गया था। घर के तमाम बड़े वहां मौजूद थे। जब बहराम, जो अब पहले से कहीं ज्यादा पुरसकून और हुरब के तय गैर मामूली हद तक मतवज्जा रहने लगा था, आकर दादी जान के करीब बैठ गया। उसकी नजरें मुसलसल हुरब पर मरकूज थीं, जो अपने दुपट्टे को दुरुस्त करती हुई कुछ फासले पर खड़ी किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। बहराम ने गहरी सांस ली और फिर दादा जान की जानिब देखते हुए बात का आगाज किया। दादा जान, अब बहुत वक्त गुजर चुका है और मुझे लगता है कि अब हुरब को हमेशा के लिए मेरा हो जाना चाहिए। उसके लहजे में अपना कोई हुक्म था और ना ही पहले जैसी सख्ती, बल्कि एक ऐसी खामोश इल्तिजा थी जो सिर्फ उसके दिल में मौजूद मोहब्बत की गहराई को जाहिर कर रही थी। दादी जान ने मुस्कुराते हुए हुरब की तरफ देखा, जो ये अल्फाज सुनते ही अपनी जगह साकित होकर रह गई थी। बहराम का ये जुमला वहां मौजूद हर शख्स के कानों में रस घोल गया था। दादी जान ने मोहब्बत से हुरब के सर पर हाथ रखा और फिर बहराम की तरफ देखते हुए इस बात में सर हिला दिया। तुम्हारी मर्जी ही सबसे पहले है बेटा। अगर तुम दोनों राजी हो तो अगले माह हम रुखसती की तारीख रख सकते हैं। दादा जान की बात सुनकर हुरब का दिल जैसे सीने से बाहर आने को बेताब हो गया। वह शर्म से सुर्ख होती हुई फौरन अपनी जगह से हटी और नजरें झुकाए अंदर की तरफ भाग गई थी। बहराम के लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी, मगर इस मुस्कुराहट में अब पहले जैसी सख्ती या जबर नहीं था, बल्कि एक ऐसी तस्कीन थी जो अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेने वाले शख्स के चेहरे पर ही सजती है। रात का पुरसकून वक्त और हवेली की बालकोनी में हुरब अकेली खड़ी आसमान पर बिखरे तारों को देख रही थी। हाँ जी। पीछे से आने वाले कदमों की आहट ने उसे एकदम चौंका दिया, मगर वो अच्छी तरह जानती थी कि ये कौन है। बहराम आकर उसके बिल्कुल करीब रुका और उसके वजूद की मानो उस महक हुरब के इर्द गिर्द फैल गई थी। क्या अब भी मुझसे डर लगता है? बहराम ने उसके कान के करीब झुककर धीमी मगर गहरा असर रखने वाली आवाज में पूछा। तो हुरब की सांसें एक लम्हे के लिए जैसे थम से गईं। अब अब तो नहीं, उसने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। ये तो रुखसती के बाद ही आपको बताऊंगी। वो दिल ही दिल में हमेशा की तरह बुड़बुड़ाई, क्योंकि मुंह पर कहने की हिम्मत आज भी उसमें नहीं थी। बहराम ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और आहिस्तगी से उसे अपनी तरफ मोड़ लिया। आज उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने तुम्हारी जिंदगी से वो सब कुछ निकाल दिया है जो तुम्हें मुझसे दूर करता था। अब सिर्फ हम हैं, रुखसती के बाद सिर्फ तुम मेरी रूह हुरब बनकर रहोगी, जहां हमारे दरमियान कोई दीवार नहीं होगी, सिर्फ मेरी मोहब्बत और मेरा साथ होगा। बहराम ने झुककर उसके माथे पर अपने लबों का नरम सा लम्स छोड़ दिया, तो हुरब ने बेख्तियार अपनी आंखें मूंद ली। ये वही सितमगर था जब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून बन चुका था। हुरब ने आहिस्तगी से नजरें उठाकर बहराम को देखा और अपनी शर्म को एक तरफ रखते हुए हल्का सा मुस्कुरा दी। इस मुस्कुराहट ने जैसे बहराम को जीत लिया था। बेसाख्ता झुकते हुए वो इस मुस्कुराहट को खुद में समेट गया। यूं सरेआम मुस्कुराया ना करो, बंदा बशर बहक जाता है। उसने हुरब के कंधे पर सर रखते हुए शरारत से कहा, तो हुरब खिलखिलाकर हंस पड़ी, जबकि दूर खड़ा चांद उनकी हंसी सुनता हुआ जैसे खुद भी मुस्कुरा उठा था। चंद सालों बाद 3 साल का तवील अरसा पलक झपकते ही गुजर गया था। वक्त कब और कैसे बीतता चला गया, किसी को एहसास ही ना हुआ। खानजादा हवेली की रौनकें अब एक नए वजूद के गिर्द घूमती थी और इस वसी और इस हवेली में खुशियों का एक नया बाब खुल चुका था।
इस घर में एक नन्हे मेहमान का इज़ाफ़ा हो चुका था। किसका इज़ाफ़ा? ऑफ़ कोर्स खानज़ादा हवेली के लाडले और रौबदार बेहराम खानज़ादा के सपूत का, जिसने अपनी आमद के साथ ही पूरी हवेली को अपनी नन्ही-नन्ही फ़रमाइशों और शरारतों के गिर्द घुमा लिया था। इस नन्हे शहज़ादे का ये आलम था कि वो हर वक़्त पूरे घर को एक टाँग पर खड़ा करके नचाता रहता था। और हैरत की बात ये थी कि सब लोग खुशी-खुशी उसके इशारों पर नाचते भी रहते थे। शाम का वक़्त और हवेली के सब्ज़ाज़ार में एक छोटी-सी गेंद इधर-उधर लड़क रही थी, जिसके पीछे वो नन्हा-सा शैतान अपनी टूटती-फूटती ज़ुबान में शोर मचाता हुआ भाग रहा था। अरहम की कहके भरी आवाज़ पूरे लॉन में गूंज रही थी। जब वो गिरते-पड़ते अपनी माँ हुरब के पास पहुँचा और उसके दुपट्टे को खींचने लगा। मामा, देखे बाबा मुझे मार रहे हैं। अरहम ने अपनी नन्ही उँगली से बहराम की तरफ इशारा किया, जो सोफ़े पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, मगर उसकी पूरी तवज्जो अपने बेटे और बीवी पर ही थी। अपने बेटे की बात पर बहराम ने आँखें फैलाकर उस शरारती बच्चे की तरफ देखा, जो झूठ बोल-बोल कर अपनी माँ की तवज्जो हासिल कर रहा था। अटेंशन सीकर ना हो तो, वो बुड़बुड़ाते हुए दोबारा लैपटॉप की तरफ मतवज्जा हो गया, क्योंकि वो जानता था कि माँ-बेटे का ये प्यार भरा खेल अब खत्म होने वाला नहीं। होरब ने मुस्कुराकर अरहम को अपनी गोद में उठाया और उसके माथे को प्यार से चूमा। कब मारा मेरे बेटे को बाबा ने? वो तो बस काम कर रहे हैं। हुरब ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा। तो बहराम ने लैपटॉप बंद करके एक तरफ रखा और अपनी नशिस्त से उठकर उन दोनों की तरफ आ गया। उसने अरहम को हुरब की गोद से उठाकर अपने मजबूत बाजू में लेकर हवा में उछाला, जिस पर वो खुशी से चीख उठा। उससे कहो कि अगर ये ऐसी ही शरारतें करता रहा तो मैं इसे हवेली के बाग में जाने से रोक दूंगा। बहराम ने उसे कंधे पर बिठाते हुए शरारत से कहा। तो हुरब की आंखों में एक हसीन सी चमक उभर आई। ये आप ही का तो अक्स है बहराम, जो इतनी जिद और शरारत इस छोटी सी उम्र में दिखा रहा है। हुरब ने मुस्कुराते हुए तंजिया अंदाज में कहा। तो बहराम ने उससे घूर कर देखा, फिर एक कदम आगे बढ़कर हुरब के कमर के गिर्द बाजू हमायल करते हुए उसे अपने करीब कर लिया। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं अब भी तुम पर सख्ती करता हूँ? अब भी सितमगर लगता हूँ तुम्हें? बहराम ने उसके कान के करीब झुककर धीमी और गहरी आवाज में पूछा, जिस पर हुरब ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा, जिनमें अब सिर्फ बेपनाह मोहब्बत और अकीदत छलक रही थी। वो सितमगर वाला दौर अब एक धुंधली याद बन चुका था। अब तो सिर्फ वो बहराम था जो उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ख्याल रखता था। नहीं, अब नहीं लगता, आपने तो बदल दिया है खुद को और मुझे भी। हुरब ने उसके सीने पर सर टकाते हुए कहा। तो बहराम ने अरहम को जमीन पर उतारा, जो दोबारा गेंद के पीछे भाग गया था। बहराम ने हुरब का चेहरा अपने हाथों में लिया और गहराई से उसकी आंखों में झांका। मैंने सिर्फ खुद को नहीं बदला हुरब, तुमने मुझे मोहब्बत करना सिखाया है। पहले मेरा हर लफ्ज़ हुक्म होता था, मगर अब मेरा हर अमल तुम्हारी खुशी के लिए होता है। वो उसके गाल को नरमी से सहलाते हुए बोला। तो हुरब ने शर्मा कर नजरें झुका लीं और बहराम के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट उभर आई। अच्छा ये बताएं, अब तो अरहम भी हो गया है, अब तो आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? हुरब ने मजाकन पूछा। तो बहराम ने खुलकर कहका लगाया। शिकायत? बिल्कुल नहीं मेरी जान, तो मुझे मौका ही कब देती हो शिकायत का? उसने हंसते हुए हुरब के गाल खींचे, तो वो मुस्कुराकर उसके सीने से लग गई। बहराम ने उसे मजीद करीब खींचकर उसके माथे पर एक तवील बोसा दिया। यूं उसकी जिंदगी का सफर सितम से शुरू होकर सुकून की आखिरी मंजिल तक पहुंच चुका था, जहां अब ना कोई रंज था, ना कोई दूरी, सिर्फ एक दायमी मोहब्बत भरा बंधन बाकी रह गया था।